गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे ना, वो है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट AS12। बहुत छोटा सा 15 मिनट भी रिवीजन में नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ग्रांट किसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंस सपोर्ट जो कि हमें सरकार से, किसी सरकारी एजेंसी से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी लोकल अथॉरिटी से हमें इसलिए मिलता है कि हम कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं। फिर वो किसी भी तरीके से मिले, हम कोई एसेट खरीदे इसके लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिले, हमने कोई अच्छा काम किया हमको उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिले, कोई भी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकता है। बट इट इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। हमें सस्ता में कोई एसेट मिल सकता है, हमें फ्री में कोई एसेट मिल सकता है। तो कोई भी कंडीशन हम फुलफिल करें जो कि सरकार की तरफ से आई हुई हो कि ये कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके एवज में अगर हमें कोई ग्रांट मिलता है, कोई भी असिस्टेंस मिलता है, हम लोग उसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। अगर हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और हम उसका वैल्यू प्लेस नहीं कर पाते हैं कि भाई इसका वैल्यू कितना है, तो हम लोग उस ग्रांट का अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। उसको नहीं करना है उस ग्रांट का अकाउंटिंग। तो प्रेफरेबली आप मान के चलो, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा ना आपको, आप उस पर वैल्यू प्लेस जरूर कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ना। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स में अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस पे नहीं। ये नहीं कि रुपया जब मिलेगा आपको तभी आप ग्रांट का रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर रुपया मिलने को लेकर के सर्टेनिटी हो जाती है और आप ग्रांट रिलेटेड कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, इस बात की सर्टेनिटी हो जाती है, तो आप ग्रांट को अक्रूवल बेसिस पे लिख सकते हो। मतलब आप ये मान सकते हो कि ग्रांट हैज अक्रूड। पैसा 2 महीना बाद भी मिल सकता है, पैसा नेक्स्ट ईयर में भी मिल सकता है। आप इस साल ग्रांट अक्रू कर दो, पैसा नेक्स्ट ईयर में भी मिल सकता है। लेकिन ग्रांट अक्रू कब होता है? जब इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस आपको हो जाता है कि आप कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे एंड 2 आपको ग्रांट मिल जाएगा, तो आप ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। अब तीसरी बात यह है बच्चों कि ग्रांट का अलग नेचर होता है और अलग अलग नेचर के हिसाब से उसका अकाउंटिंग भी अलग अलग होता है। मीन्स इट इज द नेचर और इट इज द टाइप ऑफ द ग्रांट विच ड्राइव्स कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग विल टेक प्लेस। तो एक एक करके हम ग्रांट का टाइप बताते जाएंगे और उसकी अकाउंटिंग बताते जाएंगे। ओके, सबसे पहली ग्रांट है कि अगर आप कोई कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो और आपको उसके लिए ग्रांट मिलता है और वो फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएबल नेचर का है, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी है या कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, अगर ऐसी चीज के लिए आपको ग्रांट मिलता है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अच्छा, ऑब्वियसली आपने कंडीशन फुलफिल किया होगा तभी आपको ग्रांट मिला होगा, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। तो AS12 कहता है कि इसके 2 मेथड हैं, मतलब 2 ऑप्शन है अकाउंटिंग करने के। एक तो जो असेट है उसको लेस कर दो बाय द ग्रांट अमाउंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द असेट बाय द अमाउंट ऑफ द ग्रांट। मतलब अगर 100 रुपए की असेट है और आपको 40 रुपए की ग्रांट मिली है, तो आप असेट को ही 60 रुपए में दिखा दो, ये डिस्क्लोजर कर दो अच्छे से, असेट को 60 पे दिखा दो और फिर 60 का डेप्रिसिएशन 60 पे ही कैलकुलेट करते जाओ। फिर ग्रांट को भूल जाओ। एक बार ग्रांट को का अकाउंटिंग हो गया, खत्म हो गया, असेट लेस हो गई, अब डिस्क्लोजर कर दो कि वे असेट वी बॉट फॉर 100, ग्रांट वी रिसीव 40 एंड वी हैड शोन द असेट एट 60। अब आपको ग्रांट के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इट्स ओवर। दूसरा ऑप्शन है कि आप असेट को पूरे 100 पे दिखाओ असेट साइड में, और ग्रांट को 40 में दिखाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में इसका नाम रहेगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करोगे। डेफर्ड इनकम नाम होगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब क्योंकि असेट 100 पे है तो असेट को 100 पे आपको डिप्रिसिएट करना है और धीरे धीरे ग्रांट के बैलेंस को भी उसी तरह से कम करना है जैसे असेट का बैलेंस कम हो रहा है।
मतलब असेट के डिप्रिसिएशन का एक शेड्यूल बना लो, पैटर्न बना लो। फॉर एग्जांपल अगर असेट का डिप्रिसिएशन 10 हो रहा है तो फिर ग्रांट भी 4 करके कम होगा उसी रेशियो में। मतलब डिप्रिसिएशन के रेशियो के एक चार्ट बना लो और उसी तरह से इसको उस रेशियो में डिवाइड करके इसको धीरे धीरे करके पीएल में शिफ्ट कर दो। कोई भी डिफर्ड इनकम अगर मैं नाम बोलता हूं ना तो सब्सिक्वेंटली उसको पीएल में ही जाना होता है। बट किस तरीके से पीएल में जाएगा, आंसर इज जो डिप्रिसिएशन का पैटर्न होगा उस तरीके से। इसमें ज्यादा मजा आता है जब डब्ल्यूडीवी डिप्रिसिएशन होता है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडीवी डिप्रिसिएशन हो तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऐसा होगा, मान लो 30, 22, 16, 15 ऐसे करके। तो फिर इसको उसी रेशियो में 30:22:16:15 टाइप का जो रेशियो बनेगा ना, उस रेशियो में 40 को डिवाइड करके धीरे धीरे पीएल में भेजा जाएगा। तो ये दो मेथड ऑफ ग्रांट अकाउंटिंग होगा इफ द असेट परचेज के लिए आपको ग्रांट मिला हो। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि कई बार असेट का अमाउंट और ग्रांट का अमाउंट दोनों सेम हो जाता है। मींस इफ वी रिसीव द ग्रांट एग्जैक्टली इक्वल टू द असेट अमाउंट, अच्छा वी कैन नेवर रिसीव द ग्रांट मोर देन द असेट अमाउंट। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, देखो अगर ये वाला मेथड है, आप देखो सेकेंड वाला मेथड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहां 100 में दिखा दो, इसको भी यहां 100 में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा पढ़ाया वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 100 - 100 कर देते हो तो पूरा नील हो जाता है। बस यहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला कि शो द असेट एट ए नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल माने पोल्ट्री, स्मॉल, नाम का, मात्र नाम का। तो जिसपे आप राउंडिंग ऑफ करते हो ना, फॉर एग्जांपल 1 रुपी या 100 रुपीज, उस तरह से दिखा दो। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि 1 रुपी में असेट को दिखा दो। अब अगर 1 रुपी में असेट को दिखाओगे जिसको 0 में दिखाना चाहिए तो बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगा। तो उस 1 रुपी को क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व में दिखा दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दो। सो ये हुआ अपना पूरा ट्रीटमेंट अबाउट ए गवर्नमेंट ग्रांट विच वी रिसीव्ड फॉर परचेजिंग ए डेप्रिसिएबल कैपिटल असेट। अब आया दूसरा तरह का ग्रांट जो हमको इसलिए मिला कि हमने कोई लैंड अक्वायर किया। लैंड इज ऑल्सो ए कैपिटल असेट एंड इट इज नॉन डेप्रिसिएबल इन नेचर। तो इसके लिए अगर ग्रांट मिला और मान लो डेटा या अमाउंट में, चलो अमाउंट नया वाला ले लेता हूं कि मेरी असेट 100 की है और मेरे को ग्रांट 70 मिला लैंड के लिए, नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल असेट के लिए अगर ग्रांट मिला तो इसके भी 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है असेट को कम करके दिखा दो, डिस्क्लोजर अच्छे से कर दो, फिर ग्रांट को भूल जाओ। ऑप्शन नंबर 2 है असेट को पूरा 100 में दिखा दो, ग्रांट को क्रेडिट साइड में दिखा दो, पर उसका नाम डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या डिफर्ड इनकम नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। फिनिश्ड। अब इस कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व के नाम से ही पड़ा रहने देना है। ट्रीटमेंट इज ओवर। और यहीं पर अगर वही फुल अमाउंट ऑफ द असेट और अमाउंट ऑफ द ग्रांट इक्वल हो गया तो सेकेंड मेथड में, इस वाले ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन में जब वो 0 हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे 1 रुपीज पे दिखला देना। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू वाली बात अब मैं बार बार नहीं करूंगा, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपकी असेट 0 हो जाती है। तो 0 नहीं दिखा करके इंस्टीट्यूट ने बोला कि नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है। अब आइए तीसरी टाइप की ग्रांट। ये क्या है कि यहां पे सरकार सीधे आपको कोई नॉन मॉनिटरी असेट सस्ते में दे रही है। मतलब नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है, अभी कल परसों रिवाइज कर रहे थे एस 11 में, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट जिसका मार्केट प्राइस रोज बदलता है उसको नॉन मॉनिटरी एसेट बोलते हैं। तो अगर सरकार से हमें कोई नॉन मॉनिटरी एसेट, डायरेक्टली सरकार से हम खरीद रहे हैं बाजार से और हमको मिल रहा है ग्रांट, तब तो हम लोग ए और बी में पढ़ लिए।
ये हम लोग पढ़ रहे सरकार से डायरेक्ट सस्ता में हमको कोई असेट मिल गया, तो इसमें इंस्टीट्यूट ने एक ही ऑप्शन रखा है कि आपने जितना पेमेंट किया, यानी नेट वाला पैसा, यानी कम वाला पैसा, सस्ता वाला अमाउंट जो आपने पे किया, सिर्फ उतने रुपए में आप असेट को रिकॉर्ड कर लोगे। तो डायरेक्ट सरकार से मिलने से असेट एक ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन नहीं है। अब आया चौथा टाइप का ग्रांट कि हमको कोई वैसा कंडीशन नहीं फुलफिल करना है ऑपरेटिंग टाइप का, ऐसा नहीं, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया में जाकर के प्लांट लगाना है, कोई बिजनेस सेट करना है, उस तरह का अगर कोई ग्रांट है तो उसको बोला जाता है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें ये कोई हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ग्रांट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि सरकार ने एक तो पॉलिसी बनाई कि हमको इस इलाके को डेवलप करना है और जो भी उस इलाके में जाके धंधा लगाएगा उसको ग्रांट मिलेगा। तो अगर ऐसा ग्रांट है तो हम लोग उसको बोलेंगे ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और करना क्या है, सीधे उस पूरे ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। सरकार आपको, जैसे मान लो बिजनेस है 100 करोड़ रुपए का, सरकार ने बोला 70 करोड़ तुम लगाओ, 30 करोड़ हम लगा देंगे, प्रोवाइडेड ये बिजनेस लगना चाहिए मालदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो मेरा तो 70 करोड़ रुपए बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, सरकार का 30 करोड़ रुपए जो मेरे को मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। अब पांचवा टाइप का ग्रांट यह है कि अगर मुझे कोई रेवेन्यू ग्रांट मिलता है, माने खर्चा वाला, रेवेन्यू माने पीएल वाला रे, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंप्लॉय लोगों का हेल्थ के लिए मुझे कोई ग्रांट मिलता है, या मान लो मैं इंप्लॉय लोगों का मेडिसिन का खर्चा देता हूं तो सरकार ने बोला ठीक है 40% हम दे देंगे। मैं इंप्लॉय लोग जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उसका पेमेंट करता हूं तो सरकार बोले ठीक है आपको हम दे देंगे 40%। तो इस तरह का जो ग्रांट होता है उसको रेवेन्यू ग्रांट बोलते हैं। जैसे कॉलेज में लेक्चरर लोगों की सैलरी पेमेंट होती है, सरकार ग्रांट दे देती है 80%, उसको रेवेन्यू ग्रांट बोलते हैं। माने जिस खर्चा के लिए ग्रांट मिल रहा है वो खर्चा पीएल में जाने वाला खर्चा है, बैलेंस शीट वाला खर्चा नहीं है, पीएल वाला खर्चा, एसेट के लिए नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है। तो फंडा सिंपल है, पीएल में जाएगा वो ग्रांट, इनकम होगा वो ग्रांट। लेकिन वो इनकम किस साल में होगा, जिस साल में वो खर्चा पीएल को हिट करेगा। माने मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मान लो सैलरी के लिए ग्रांट मिला, मान लो साल भर में मैंने सैलरी पेमेंट किया 70 लाख और सरकार ने हमको ग्रांट दिया 15 लाख। रूल यही था 20.22% के आसपास देगी सरकार। तो 70 लाख रुपए मैंने सैलरी पेमेंट किया, ग्रांट मेरा 15 लाख मिला। तो जिस साल 70 लाख सैलरी पीएल में जाएगा उसी साल 15 लाख ग्रांट पीएल में जाएगा। अगर सैलरी 35 लाख पीएल में जा रहा है तो ग्रांट भी 7.5 लाख पीएल में जाएगा। बाकी 35 लाख का सैलरी और 7.5 लाख का ग्रांट फिर अगले साल के पीएल में जाएगा। जाना दोनों को पीएल में है, पर उसी तरीके से जाएगा ग्रांट पीएल में जैसे खर्चा पीएल में जाता है। इसमें भी आपको जो पीएल का प्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐसे लिख सकते हो टू सैलरी 70 लेस ग्रांट 15, आउटर कॉलम में 55। एक तो ऐसा कर सकते हो, और नहीं तो ऐसा कर सकते हो डेबिट साइड में टू सैलरी 70, क्रेडिट साइड में अदर इनकम में बाई ग्रांट 15। कभी भी ग्रांट को पीएल में जब भी दिखाना पड़े ना क्रेडिट साइड में, तो अदर इनकम के नाम से दिखाइएगा। और बैलेंस शीट में कभी भी ग्रांट को रखना पड़े ना, डेफर्ड इनकम जब रखते हो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, तो वो जो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है उसके ऊपर में रखिएगा और रिजर्व सरप्लस के नीचे में रखिएगा। जस्ट बिलो अबव नॉन करेंट लायबिलिटी, बिलो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, वहां एक जगह बना दीजिएगा। जैसे आप तो बोलेंगे कि रिजर्व सरप्लस के बाद ही तो नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाती है, या आप बोल सकते हो रिजर्व सरप्लस के बाद वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाता है। हाँ, तो ठीक उसके नीचे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दीजिएगा। अब आया छठा टाइप का ग्रांट, जो कि डिस्कशन वाइज लास्ट टाइप ऑफ ग्रांट है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट फॉर मीटिंग पास्ट एक्सपेंसेस या ग्रांट टू राइट ऑफ पास्ट लॉसेस। वर्ड यहां पास्ट है।
मान लीजिए मैं 3 साल पहले कोई सैलरी पेमेंट किया था, मुझे सरकार ने अभी ग्रांट बोला है देंगे, या मेरा कोई बैलेंस शीट में माने पीएल में लॉस होते होते बैलेंस शीट में पीएल डेबिट बैलेंस बड़ा हो गया है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसको बोलते हो, उसको कम करने के लिए सरकार ने मेरे को कोई ग्रांट दिया है। अब आपने पास्ट एक्सपेंसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रांट है वो पीएल में ही जाने वाला है, रेवेन्यू ग्रांट के जैसा ही है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसका खर्चा पीएल में ऑलरेडी 3 साल पहले जा चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि लॉस पहले से हो चुका है, ग्रांट अभी मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर अभी पीएल में ग्रांट को भेज देंगे, और इस तरह की ग्रांट को हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मानना है। तो आप तो जानते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को अलग से डिस्क्लोजर मिलता है, आपने पीएल में भी देखा होगा, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की अलग से जगह होती है। तो अगर इस तरह का ग्रांट होगा तो अदर इनकम में नहीं दिखा करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में आपको दिखाना पड़ेगा, और प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, क्योंकि एस 5 में साफ लिखा हुआ है कि द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मस्ट बी प्रेजेंटेड या मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन सच ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट कैन बी परसीव्ड। अब अपना हर तरह के ग्रांट का अकाउंटिंग सिस्टम कवर हो गया। अब लास्ट दो चीज बची, वो है कि ग्रांट का रीफंड अगर होता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो रीफंड होगा क्यों ग्रांट का? आंसर ही सरकार ने कुछ कंडीशन दी होगी और हमने उन कंडीशन को वायलेट किया होगा। तो अगर कंडीशन को हम वायलेट करेंगे तो ही हमें रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली अपोजिट होता है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ग्रांट के रिसीव करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ग्रांट मिली थी और मैंने एसेट को कम किया था, अगर ऐसा हुआ था और बाद में अगर मुझे ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा तो मुझे एसेट का WDV बढ़ाना होगा। सिमिलरली, अगर ग्रांट को मैंने डेफर्ड इनकम में क्रेडिट किया था तो मुझे डेफर्ड इनकम को डेबिट करना होगा। सिमिलरली, मैंने अगर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया था, बढ़ाया था, तो मुझे कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके गिराना होगा। सिमिलरली, मैंने अगर इनकम में भेजा था तो मुझे एक्सपेंस में लॉस डेबिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो ग्रांट मिलते वक्त हमने किया था। और उसके बाद अगर डिप्रिसिएशन देने की बात आए ना रिफंड के बाद, तो प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होता। रिफंड ऑफ ग्रांट के बाद का डिप्रिसिएशन नए वैल्यू ऑफ द एसेट पर लगेगा। अगर वैल्यू ऑफ द एसेट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रांट मिला था, आपने एसेट कम किया था, अब ग्रांट रिफंड कर रहे हो तो आपको एसेट बढ़ाना पड़ रहा है, तो अब अगली बार का जब डिप्रिसिएशन दे दोगे तो बढ़ा हुआ एसेट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। और रिफंड ऑफ ग्रांट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना है। अगर रिफंड ऑफ ग्रांट आपके पीएल में डेबिट हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जगह पे होगा, और उसका वही मतलब वो जो सेपरेट डिस्क्लोजर लगता है वो लगेगा। लास्ट पॉइंट ये है बच्चों कि अगर ग्रांट का कभी भी आपको कोई ग्रांट मिलता है जिस किसी साल में, आपको उसका फुल डिस्क्लोजर देना है। फुल डिस्क्लोजर मीन्स कितना अमाउंट ऑफ द ग्रांट था और क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है। और अगर मान लो सस्ता में कोई असेट मिला और आपने मान लो सस्ते में आपने 70 लाख रुपया दिया है और नॉर्मली 150 लाख की असेट है, तो आप तो 70 लाख लिख दिए बैलेंस शीट में, लेकिन आपको नोट्स में बताना होगा द असेट का फेयर वैल्यू वाज 150, वी रिसीव्ड द असेट एट 70 lakhs, so there was a grant amount of 80 lakhs, the asset has been reflected in the balance sheet at rupees 70 lakhs। ये नोट्स में आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और रिफंड ऑफ ग्रांट के वक्त भी ऐसा ही डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फुलेस्ट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये अपना टोटल रिवीजन डिस्कशन ऑन गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। खाली एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रेवेन्यू एक्टिविटी के लिए ग्रांट मिलता है तो पीएल में जाता है वो। ओके, सो ये टोटल रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।